खरीद के सेल करते हैं तो वो भी बिजनेस है, वो भी रेगुलर जिसमें सेल करते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कुछ खरीदें और कुछ बेचें। और क्यों करें ये प्रॉफिट के लिए। जब हम कुछ खरीदते या बेचते हैं तो उस चीज़ को हम बिजनेस कहते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं जो हमने खरीदा बेचा, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं सौदा, ठीक है ना। तो बिजनेस में जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी होती हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, अब वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? परचेज करना, सेल्स करना। अब परचेज क्या है? परचेज का मतलब है आप मार्केट में गए, आपने पैसे दिए और सामान, दैट इज कॉल्ड परचेज। अब बोलोगे इसको बाय करना भी बोलते हैं। तो बाय करना और परचेज में क्या अंतर है? बाय जब हम कोई चीज़ करते हैं ना तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो घर मार्केट में गए, निरमा खरीद रहा है, यू बाय द वॉशिंग पाउडर। वो क्यों खरीदा है तुमने? बेचने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बाइंग। लेकिन जब कोई सामान आप खरीदो, क्यों? क्योंकि उसको हमको बेचना है, उसको क्या बोलते हैं? परचेज। व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, जब खरीदते हैं बेचने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज। सेल्स क्या है? बेचना। इट मीन व्हेन वी गिव सम गुड्स टू एनीवन टू अर्न प्रॉफिट। किसी को हम कोई सामान देते हैं, क्यों? प्रॉफिट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है ना। तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस में रेगुलर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, इट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल परचेज, सेल्स। जैसे रेंट पेड, तो व्हाट इज रेंट? किसी चीज़ का किराया। किराया। हम किराया देंगे या किराया मिलेगा, दोनों हो सकते। मान लो मकान मालिक है तो किराया मिलेगा, और अगर हम किराएदार हैं तो हम किराया देंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेंट। तो इसको भी, इस एक्टिविटी को भी क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सैलरी, सैलरी पेड, सैलरी रिसीव, वो भी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगला बताना है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? नहीं पता है ना। कैपिटल का मतलब, अच्छा तो मान लो तुम दुकान खोलोगे, तुमने कोई दुकान खोली, तो उसमें क्या लगेगा खोलने के लिए? सामान बेचना होगा। गुड्स कैसे आएगा? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो जब कोई दुकान खोलने के लिए या कोई बिजनेस खोलने के लिए जितना पैसा हम लगाएंगे, जितना भी पैसा देंगे, जैसे मान लो तुम्हारा भैया है, तुम्हारे भैया ने बोला हमको एक शॉप खोलनी है, तो मान लो बाइक की दुकान खोलनी है या कार का शोरूम खोलना है, पापा हमको 2 करोड़ रुपये चाहिए। तो 2 करोड़ पापा जो दे रहे हैं वो क्या है? वो है पूंजी, वो है कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब ये पैसे भी हो सकते हैं और कुछ सामान भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। ये कोई ना कोई सामान, जैसे मान लो तुम्हारी दुकान खोल रहे हो, अब दुकान तुम्हारे पास पहले से है, अपनी खुद की दुकान है मान लो, तो आपको केवल सामान लगाना है। तो आखिर दुकान में पैसे तो लगे हैं ना किसी के लगे होंगे, पापा के लगे होंगे, दादाजी के लगे होंगे, तो वो भी क्या है? कैपिटल। और उसमें जो सामान लगाने के लिए, हमने सामान खरीदने के लिए जो पैसे लगाए हैं, उसको भी क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस में रोज रोज होने वाले काम, एक्टिविटीज होती है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैपिटल क्या है? किसी चीज़ में पैसे लगाए, किसी चीज में नहीं, बिजनेस चालू करने में जो पैसे, जो स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं उसको कैपिटल। क्लियर? एक्चुअल में ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा दूंगा, इसके बाद तुम इनको अपने से अपनी लैंग्वेज में पढ़ना। ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
ये ऑडियो आपकी यूट्यूब चैनल पे चल जाएगा ना, तो वहाँ से दोबारा सुन सकते हो, ठीक है ना। और इसको फिर अपनी ओन वर्ड्स में लिखना, देन आई चेक कि तुम्हारे दिमाग में कितना बैठा, कितना उड़ गया। रीज़न क्या है, अभी क्या आपके लिए पूरा नया है, तो कुछ बैठेगा कुछ उड़ जाएगा। बार बार जब अपन रिवाइज करेंगे इन चीज़ों को तो सब आ जाएगा। तो कैपिटल होगी। अगला है कैपिटल भी 3 प्रकार की, फिक्स कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल, फिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, फिक्स का मतलब एक जगह निश्चित हो गया, दैट इज कॉल्ड फिक्स। तो ऐसे ही बिजनेस में क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल को फिक्स कब बोलते हैं? जब वो कैपिटल जो आपने ऐसी जगह लगा दी कि अब उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे तुमने दुकान खरीद ली है, खत्म। अब वो ना तो घट सकता है, बढ़ सकता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर में, है ना, लेकिन उससे हम कुछ पैसे निकाल नहीं सकते। अब हमने ये सोफे लगा दिए, फिक्स हो गया, जितने का लगना था लग गया, अब ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो वन टाइम इन्वेस्ट होती है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगा दी। फ्लोटिंग कैपिटल वो होती है जो कि बिजनेस में रेगुलर घूमती रहेगी। जैसे दुकान में सामान ला के रखती है, दुकान में सामान भर दिया, अब होगा क्या, कुछ सामान बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे, फिर आप सामान खरीद लाओगे। वो फ्लोट करना मतलब घूमना, रोटेशन में रहना। अब जैसे तुमने किराने की दुकान खोली, तुम 10 बॉटल शैम्पू ले आए, अब 9 बॉटल बिक गई, अब क्या करोगे? जो पैसे आएंगे उससे फिर से खरीद लाओगे, फिर 10 बॉटल हो जाएंगे। वो कर रही क्या है, वो जो उस बॉटल को लाने में जो पैसे लगे, वो कौन सी कैपिटल है? फ्लोटिंग, वो घूम रही है। तो ये कैपिटल क्या है, घटती भी है बढ़ती भी। क्यों? जो 9 बॉटल बेची उससे प्रॉफिट हुआ होगा ना, तो हो सकता है जो प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से तुम 12 बॉटल खरीद लाओ, 2 बॉटल बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि जो 10 बॉटल बेची थी 9 बॉटल, उससे जो इनकम हुई थी उससे हमने एक्स्ट्रा बॉटल खरीद ली, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग कैपिटल। अब है वर्किंग कैपिटल, ये वो पैसा है जो आपके दुकान के काउंटर में भरा रहता है। रोज दुकान में सामान बिका, पैसा काउंटर में डालते जाते हैं। वो काउंटर में पैसा क्यों रखना पड़ता है? एग्जाम्पल समझ, तुम किसी दुकान में गई सामान लेने, ठीक है, अब हुआ क्या, तुम 2000 का नोट लेके गई या 500 का नोट लेके गई, तुमने 20 रुपये का सामान लिया। अब वो दुकानदार ने बोला देखो खुले नहीं है, मैं लेके आता हूँ। अब वो पता चला बगल वाले के यहाँ खुला लेने गया है, वो 15 मिनट बाद आके तुमको पैसे वापस कर रहे हैं। 2 दिन बाद फिर तुम उसके यहाँ सामान लेने गई, तुमने फिर 500 का नोट पकड़ाया, 50 रुपये का सामान लिया, वो बोलता रुको खुला लेके आता हूँ। तीसरी बार उसकी दुकान जाओगी, दिमाग में क्या आएगा? उसके बाद पैसे नहीं रहता है, टाइम बर्बाद होता है। वो टाइम कब बचेगा? जब उसके काउंटर पे खुले पैसे पड़े हों, तो तुरंत आपको पैसे गिन के वापस कर दें। तो दैट मनी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। यानी जो दुकान में डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल जो चीज़ निश्चित हो, एक बार मतलब किसी चीज़ में एक बार पैसा लगा दिए तो वो वापस नहीं आ सकता, और वो लग गया है ना, एक बार लगाया बस, और उसका यूज हम लॉन्ग टर्म करें। लॉन्ग पीरियड तक। वर्किंग फ्लोटिंग कैपिटल क्या है? फ्लोटिंग कैपिटल मतलब जो गुड्स में पैसा लगाया जो बढ़ता घटता बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस होता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल जैसे मतलब आपके जो काउंटर में पैसा है जो डे टू डे एक्टिविटी में काम आए, ठीक है ना। ये हो गए 3 प्रकार की कैपिटल। ड्राइंग, इसको कई लोग ड्राइंग भी पढ़ते हैं, कई लोग ड्राइंग भी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज ड्राइंग? अब मान लो तुम्हारी किराने की दुकान है, तो घर के लिए किराना पड़ोसी के यहाँ से लेने जाओगी, अपनी दुकान से निकाल लोगी। तो जब कोई बिजनेसमैन अपने यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के यूज़ के लिए दुकान से चाहे गुड्स निकाले चाहे पैसा निकाले, उसको बोलते हैं ड्राइंग। वर्ड पकड़ में है। मान लो मेरी ये कोचिंग सेंटर, अब मैं अपनी सिस्टर को पढ़ाऊँ या अपने भाई को पढ़ाऊँ,
और उससे फीस ना लूँ तो मेरा तो नुकसान हुआ कि नहीं? क्योंकि उस जगह पे कोई दूसरा बच्चा बैठता तो फिर आपको प्रॉब्लम। तो दैट इज़ अ ड्राइंग। अब मेरी किराने की दुकान है, अब मैंने घर के लिए 5 किलो शक्कर निकाल ली, 5 किलो शक्कर का दुकान का तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट लॉस इज नोन एज ड्राइंग। अब दुकान है, उससे मेरे पास पैसे आए, अब मेरे मम्मी ने या मेरे पापा ने या मेरी वाइफ ने बोला कि भैया 2,000 रुपये देना, अब मैंने काउंटर खोला, 2,000 रुपये निकाले दे दिया, दुकान का तो नुकसान हुआ ना, लॉस हो गया। उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्स और कैश यूज फॉर पर्सनल पर्पस। कैश एंड गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस इज नोन एज ड्राइंग। जब हम गुड्स या कैश पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है ना। एसेट्स, एसेट्स क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज नोन एज एसेट। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते पर बेचते नहीं हो। जैसे दुकान का काउंटर बेचते तो नहीं है, पर काउंटर क्यों रखते हैं? ताकि दुकान चले। दुकान में अलमारी जो है, दुकान में जो सोफ़ा रखा हुआ है, वो दुकान की क्या है? प्रॉपर्टी। कॉमर्स की भाषा में उसको बोलते हैं एसेट। ठीक है ना। एसेट्स भी बोलते हैं कई लोग, एसेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एसेट्स या एसेट वर्ड क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज नोन एज एसेट। बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो एसेट। क्लियर? प्रॉपर्टी क्या है? छू सकते हैं, बेचते नहीं है, लंबे समय तक यूज हो, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। क्लियर? अगला आते हैं नॉन। अब एसेट जो है वो दो प्रकार, नॉन करेंट एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट, ठीक है ना। तो नॉन करेंट एसेट्स मतलब वो एसेट जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, और करेंट एसेट्स वो एसेट जो 1 साल तक चलेगा। एसेट में दो वैरायटी बनी, नॉन करेंट और करेंट। करेंट एसेट्स का मतलब है, करेंट मतलब होता है शुद्ध हिंदी में तो बोलते हैं चालू, चल, वो तुम्हारे समझ में ना आएगा, हिंदी वाली नहीं होना, इंग्लिश वाली होना। तो करंट वाले का मतलब है ऐसी एसेट जो 1 साल में सेल हो जाए, बिक जाए, 1 साल के अंदर वो बिक के खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं करंट एसेट। और नॉन करंट मतलब जो कि 1 साल से ज़्यादा चले, लंबा, 2 साल, 10 साल, 15 साल, वो है करंट एसेट। सो नॉन करंट। अब नॉन करंट में भी दो है, फिक्स एसेट्स। फिक्स मतलब जैसे ये था फिक्स कैपिटल, फिक्स कर दिया, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो फिक्स एसेट्स में भी ऐसे ही, वो एसेट्स जो फिक्स हो गई, अब उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा होगी, आप कम ज़्यादा। अब फिक्स एसेट्स भी 2 प्रकार की, ये मत दिमाग लगाना रखिए कि ये याद कैसे होगा ना, ये पूरी बुक में यही सब यूज होने हैं, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे नर्सरी क्लास में बच्चों को नहीं जब भेज देते हैं, जब उसको मैडम पढ़ाती है ए फॉर एप्पल, फिर अगले दिन वो स्कूल नहीं जाता, क्यों? बोलता हम पता नहीं कहाँ पढ़ाती है, हमें समझे में नहीं आता, है ना। तो ये वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, धीरे धीरे दिमाग में सेटल होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार सेटल हो जाएंगे तो फिर तुमको लाइफ लॉन्ग यूज में होंगे ना। कुल इतने वर्ड हैं, 27 36 वर्ड है, बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना प्रेशर, 2-3 दिन में सारे वर्ड दिमाग में सेटल होने लगेंगे, क्योंकि ये वर्ड बार बार अब हम लोग की जब हम लोग बात करेंगे ना ये यूज़ में आएंगे, ठीक है ना। अब बोलते हैं टेंजेबल। टेंजेबल वर्ड का मतलब क्या है? टेंजेबल नहीं समझ में आ रहा? ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे टी टेंजेबल कुछ समझ में आता है? डेली लाइफ में ऐसा कोई वर्ड, टच करना कुछ होता है वर्ड, उसको टच कर, उसी से बना टेंजेबल।
यानी वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं वो है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। क्या हुआ? लैंड छू सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, फर्नीचर छू सकते हैं, अलमीरा छू सकते हैं, बुक सेल्फ छू सकते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच करते हैं, वो एसेट्स जो छुई जा सकते हैं। एग्जाम्पल में तो वो लिखा है बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ये टच कर सकते। ये तो बड़ा आसान है। अब मज़ेदार है नीचे इनटेंजिबल, ये दिखती नहीं है लेकिन ये होती हैं। लेकिन होती है। तुम यहाँ क्यों आई? कहाँ से पता चला? फ्रेंड ने बताया था। बता रही कौन सी फ्रेंड? कहाँ से फ्रेंड? स्कूल वो 12th में पढ़ती थी। तो वो पढ़ी नहीं है, वो मैथ्स की है, वो भी साल 11th हो गई है, बट यहीं पे रहती है, इसलिए वो जानती है। भाई मैं तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ब्रिटिश कॉलेज में, ठीक। अब इम्पोर्टेंट ये है ना बेटा, जब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, किसी स्कूल में मेरा कोई टच नहीं है, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? समझ में आए ना? दैट इज कॉल्ड इन कॉमर्स लैंग्वेज गुडविल, यानी रेपुटेशन। जैसे वो फुल्की खानी हो तो कहाँ जाते हैं? कौन सा फुल्की वाला सबसे अच्छा होता है? इसका ज़्यादातर दिमाग में वही आता है। ठीक है। समोसा खाना हो तो किसके यहाँ का अच्छा मिलता है? क्यों भाई, क्या सफर में समोसा नहीं मिलता? मिठाई लेनी हो तो क्यों वो नाम याद आ रहा है? दैट इज कॉल्ड गुडविल, जो दिखती नहीं है पर तुम यहाँ से मान लो दिल्ली गई अपनी फ्रेंड, यहाँ अपनी मौसी की, ठीक है। अब दिल्ली में पूछा गया कि भाई तुम्हारे यहाँ हम सतना आ रहे हैं, कहाँ की मिठाई खिलाओगे? तो वहाँ तुरंत जुबान से जो पहला नाम निकला कि बनारसी वाले ने तुमको कुछ कमीशन दिया, तो काहे नाम? उस फ्रेंड ने तुम्हारी यही की कोचिंग क्यों बताया? मैंने उसको कमीशन दिया है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? एक आपका नेम और फेम धीरे धीरे बनता है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। धीरे 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 आपको वो नाम जो बन जाता है वो दिखता नहीं है और वो होता है। दैट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन, ठीक है ना। तो वो है इनटेंजिबल। देखो यहाँ लिखा होगा ये गुडविल। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड मिला गुडविल, क्या हुआ? रेपुटेशन ऑफ द दुकान या रेपुटेशन ऑफ द फर्म या रेपुटेशन ऑफ द शॉप। बाइक लेनी है, कौन सी ले? क्यों होना? क्योंकि उसकी दिमाग, उसको लेकर तुम्हारे दिमाग में एक अच्छी इमेज है। हाँ, सूट लेना है, किसके यहाँ से ले? एक इमेज में आती है ना दिमाग में पिक्चर, इस दुकान में चल। दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं गुडविल। अब आ जाओ दूसरा वर्ड है जो टेंजेबल है, इनटेंजेबल, ट्रेडमार्क। शब्द सुना है? ट्रेडमार्क। वो ट्रेंड होता है, ट्रेंड करना। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। हाँ, वही तो सोशल मीडिया था। ठीक है ना, सोशल में। अच्छा, वो वाला सोशल में, सोशल मीडिया वाला सोशल समझ लिया था। चलो, ट्रेडमार्क। नाम लिखा है, ये है ट्रेडमार्क। टीवी में LG लिखा है, वो क्या है? ट्रेडमार्क। कंपनी का निशान। तो स्कूल का तुम्हारे, जैसे कि JJP, वो कहलाता है ट्रेड। कंपनी का पहचान चिन्ह, जिसको देख कर लगता है ये, जैसे वो एक घूमना डांस करती हुई लड़की आती है एक ऐड में, वॉशिंग पाउडर के ऐड में, कौन किस कंपनी का ऐड?
रिम का है। निरमा। हाँ, निर्मा का है। एक छोटा सा लड़का आता है बिस्किट के पैकेट में, बारिश। वो उसका क्या है? ट्रेडमार्क, हाँ, ठीक है ना, ट्रेडमार्क या लोगो, ठीक है ना, दोनों सिमिलर चीज़ है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आगे जाके अपन और डिटेल में उसको जानेंगे, अभी ये समझ लो। लेकिन वो उनको हम टच नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क आप टच नहीं कर रहे हो, आप लोहा टच कर रहे हो जिसका वो बना है, उस निशान को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, ठीक है ना। इसके बाद एक होता है पेटेंट। पेटेंट क्या है? जब कोई साइंस का स्टूडेंट या साइंटिस्ट कोई फॉर्मूला बनाता है और उस फॉर्मूले को वो रजिस्टर्ड करा लेता है कि कोई दूसरा उसको यूज नहीं करेगा। जैसे भी कोविड की वैक्सीन बनी तो उस पर रिसर्च हुई ना, रिसर्च में खर्चा हुआ होगा, तो जिस कंपनी ने वो वैक्सीन बनाई उसको उसने उसका पेटेंट ले लिया, यानी उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। अब उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कोई दूसरा यूज करके वैक्सीन नहीं बना सकता। अगर उसको वैक्सीन बनानी है तो उसको पहली वाली कंपनी से वो फॉर्मूला खरीदना पड़ेगा। क्यों? फॉर्मूले बनाने में मेहनत किसने किया? अब मान लो तुमने कोई किताब लिखी, फॉर एग्जाम्पल यू राइट अ बुक, अब उस बुक को कोई छाप के बेचना चाहता है तो उसको आपसे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? वो बुक किसने लिखी? तुमने लिखी, तो उसकी कमाई पे किसका अधिकार है? उसको बोलते हैं कॉपीराइट। उसको क्या बोलेंगे? कॉपीराइट। पेटेंट लिखा हुआ है, कॉपीराइट इसमें नहीं लिखा है। एक होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट कब मिलता है? जब आप कुछ लिखते हो और साइंस वाले में कुछ इन्वेंशन करते हो, कुछ इन्वेंट करते हो, तो उस केस में होता है पेटेंट। देखो कॉपीराइट इसमें भी है। देखो इस बुक को मैं छाप के बेचना चाहूँ तो मैं नहीं बेच सकता, नहीं, ये तो नाम लिखा होगा, जहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रिंटेड कहाँ से प्रिंटिंग हुई है, यहाँ से हुई है, और यहाँ लिखा होगा कॉपीराइट के बारे में। इसमें यहाँ लिखा नहीं है, बुक्स में लिखा होगा। बुक्स में लिखा नहीं लिखा होगा। कॉपीराइट है, कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड, यानी इसको कोई दूसरा नहीं छापे, इसके बुक जितनी भी बिकेगी वो उनसे परमिशन लेने के बाद ही। तो वो जो कॉपीराइट एक्ट है वो इंटेंजिबल है। एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने एक बुक लिखी है पब्लिक स्पीकिंग वर्क, तो उसको मैं ही बेचूंगा ना। अब मैंने अधिकार दे दिया अमेजोन को कि अमेजोन वाले उसको छापेंगे और बेचेंगे, तो जितना बेचने से पैसा आएगा उसमें से 70% मुझे मिलेगा, 30% अमेजोन को मिलेगा। लेकिन कोई तीसरा सोचे कि हम बेच लें, क्योंकि उसमें अधिकार मेरा, तो दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट, ठीक है ना। पेटेंट कब होगा? जब कोई फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे बल्ब बनाने का कोई फॉर्मूला, मान लो आप कुछ ऐसा बना दो कि इतना बड़ा टीवी, जो एलईडी टीवी है, इतना बड़ा स्क्रीन, वो खत्म हो जाए झंझट, एक ऐसे चादर की तरह लटक जाए, और जहाँ ले जाना हो उसको फोल्ड करो, बैग में डालो, चल दो, फिर वहाँ पे खोल लो, वहाँ टीवी बन गया। मान लो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला बना दिया, तो उस फॉर्मूले को आपने बनाया ना, तो आप चाहोगे ना उससे मेरी इनकम हो। तो कोई कंपनी बोल रही है हम आपके फॉर्मूले से टीवी बनाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा दो, तो उसको बोलते हैं पेटेंट। बट वो क्या है? फॉर्मूला है, तो टच थोड़ी कर सकते, तो लिखा है कहीं ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, तो वो हम बताएंगे, तो कब बताएंगे? तो पैसा, ठीक है ना। तो वो है पेटेंट। तो गुडविल क्या है? रेपुटेशन। ट्रेडमार्क क्या है? दुकान का निशान या लोगो। पेटेंट क्या है? साइंटिफिक फॉर्मूला।
कॉपीराइट क्या है? राइटिंग, सिंगिंग या कोई आर्ट। जैसे लता मंगेशकर ने गाना गा दिया, अब अगर उसका गाना कोई दूसरा व्यक्ति गा करके बेच के पैसे कमाएगा, कॉपीराइट कॉपीराइट, क्योंकि वो लता मंगेशकर ने ही गाया, कोई दूसरा। नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि फिल्म शोले, शोले जिसने बनाई, जितनी बार भी थिएटर में दिखाई जाएगी, उसको बनाने वालों को पैसे देना पड़ेगा। या चाहते हो कि हम बिना पैसे दिखाएं, है ना, तो आपको पायरेटेड एक्ट लग जाएगा, पायरेसी एक्ट लग जाएगा। मतलब जब आप किसी के फॉर्मूले को, किसी के मेथड को कॉपी कर लेते हो तो आप लॉ ब्रेक करते हो। उस लॉ को बोलते हैं पायरेसी एक्ट, कि आपने लॉ तो उसका पनिशमेंट, ठीक है ना। तो वो होता है इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है ना। तो ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, ये पूरा एसेट्स सब मिला के। वो दो प्रकार की है, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट है लंबे टाइम के लिए और करंट है 1 ईयर। अब नॉन करंट में एक वैरायटी है फिक्स एसेट्स। फिक्स मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, इसमें टच वाली भी और इनटेंजिबल भी। टच वाली में लैंड, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, फर्नीचर को छू सकते हैं, और इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। एक और चीज़ आती है, अब नया जुड़ गया, सॉफ्टवेयर, ऐप। आप ऐप को छू सकते हो क्या? ऐप आप तो मोबाइल छूते हो ना, ऐप थोड़ी छूते हो। ऐप, मान लो आपने कोई ऐप बना दिया, तो अगर कोई उस ऐप को यूज करना चाहता है तो उसको क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने। आपको क्या लगता है, आप यूट्यूब यूज करते हो तो आप पैसे नहीं देते हो? कहीं ना कहीं से तो पैसे दे रहे हो, तो वो है इनटेंजिबल एसेट। तो सॉफ्टवेयर भी इनटेंजिबल एसेट्स में आता है, ठीक है ना। ये हो गया एसेट। करंट एसेट कौन सी हो गई? जो कि एक साल में हम बेच सकते हैं। अब इसमें जो नाम है ना, ये आगे तुमको मिलेंगे। जैसे एक नाम है डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे वर्ड तुमको आगे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सारे वर्ड्स तुमको मिलेंगे, तो अभी वो वर्ड्स खाली दिमाग में रखो, ये होते हैं आगे वर्ड्स, ये तो समझा दो। अब आता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब वो एसेट्स, व्हाट इज लिक्विड? वाटर, ठीक है ना। वाटर इज अ लिक्विड। अब वाटर का क्या क्वालिटी होती है? साइंस तुमने पढ़ी छोटे बचपन से, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर? बचपन में पढ़ाया गया होगा बिटिया कि जिस बर्तन में डालोगे उसी के जैसा हो जाता है। हाँ, शेप ले लेते हैं। इसमें डालूंगा इसके जैसा हो जाएगा, जैसा हो जाएगा, वाटर में डालूंगा जैसा हो जाएगा। क्वालिटी होती है। हाँ। तो बिजनेस में वाटर मालूम है क्या है? तो पैसा होता है वो लिक्विड होता है। बोले वो तो हार्ड होता है ना? है ना। लेकिन बिजनेस में उसको लिक्विड मालूम है क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैश से तुम कुछ भी खरीद सकती हो। मैं तुमको बोलूँगा तुम्हारे पास एक तो सोफा है, जाओ कूलर खरीद लो। सोफा से कूलर आएगा? आ जाएगा वैसे पैसा। पैसा कहाँ है? तुम्हारे पास सोफा है। सोफा है, सोफा से थोड़ी कूलर आएगा। तुम्हारे पास बाइक है, मैं बोल रहा हूँ जाके एसी ले आओ। नहीं, तो वो दोनों हार्ड। अब मैं तुमको दिया 1 लाख रुपए, अब मैं तुमको बोलूँगा एसी ले आओ, कूलर ले आओ, बाइक ले आओ, काहे से आया? यानी वो पैसा किस में बदल गया? कूलर में, एसी में। बात समझ में आई? तो जो कैश होती है वो क्या होती है? बिजनेस की लिक्विड होती है। कैश को हम किसी भी शेप में बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब कैश भी 3 तरह की है। देखो, कैश इन हैंड, यानी वो पैसा जो तुम्हारे पास है, हाथ में है। हाथ में है मतलब पॉकेट में, किसी भी फॉर्म में घर में रखा है,
अगला है कैश एट बैंक। कैश है कहाँ? बैंक बैंक में। तो उससे भी तो चेक काट के हाँ। यूपीआई करके, वो भी कैश ही है, लिक्विड में ही है। डेटर, अब डेटर क्या है? वो लोग जो आप जिनको आपने कभी सामान बेचा था उन्होंने अभी पैसा नहीं दिया, जिनको तुमने सामान बेचा था उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए, वो तुम्हारे लिए क्या कहलाएंगे? डेटर्स, पैसे देने वाले, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल, यानी तुमने उसको सामान बेचा था, तुमने उसको बिल काट के दिया था, तब तुमने उसने बोला कि भैया मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो तुमने बिल में लिख दिया 2 मंथ और डेट डाल दी 2 महीने बाद, कितने दिन बाद तुम मेरे को पैसा देना, उसकी एक कॉपी फाड़ के उसको दे दी। तो वो जो कागज़ तुम्हारे पास रखा है उसके दम पे तुम्हारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चारों आइटम कहलाते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड मतलब लिक्विड, पानी की तरह से, यानी जिसको हम किसी भी शेप में फ्यूचर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। कैश, बैंक, डेटर और बेसिस। हो सकता है तुम्हें अभी न याद रहे, कैश और बैंक बस याद रहे, डेटर और बेसिस से भूल जाने देना, बार बार अभी यूज़ में आएगा ये तो याद हो जाएगा, उसकी हेडक मत लेना कि भूल गया, ठीक है ना। क्योंकि अभी रिवीजन होगा, अभी और बैच बच्चे बढ़ेंगे, फिर मैं रिवाइज करूँगा तो तुम्हारे दिमाग में और चीज़ें फाइन होती चलेंगी, है ना। अब आते हैं और अब देखो लिक्विड एसेट्स हो गया, अब आती है बात लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। तुम दुकान खोलोगी तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी कि नहीं होंगी? क्या जिम्मेदारियां होंगी? उसमें कि मतलब क्या उसमें घट रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, किसको पैसे देने हैं, है ना। एम्प्लॉय रखा है तो उसकी सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, लोन लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, दुकान का किराया हो सकता है देना पड़े अगर हमारी दुकान नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, ठीक। अब ये भी 2 प्रकार की होगी, करंट और नॉन करंट। जैसे एसेट्स 2 थी ना, करंट वाली होती है 1 साल के लिए और नॉन करंट होती है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म। तो ऐसे ही लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब जो लंबे समय तक हमको चुकानी है। हमने लोन ले लिया 20 साल, अब वो उसको 20 साल मतलब थोड़ा थोड़ा करके 20 साल में चुकाएंगे, वो है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी लंबे समय में हमको पैसे पे करने हैं। और करंट लायबिलिटी मतलब इसी साल हमको उसको चुकाना है। जैसे तुम यहाँ पढ़ रही हो तो दैट इज योर करंट लायबिलिटी, कि तुमको फीस उस साल की उसी साल देनी है। ऐसा थोड़ी है कि हम 10 साल में देते रहेंगे सर आराम से, है ना। तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म यानी 1 ईयर। तो नॉन करंट और करंट, क्लियर। अब इसको उन्होंने 2 पार्ट में और बांटा है। यहाँ पे उन्होंने जो मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बताया ना, तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी तो हो गया। इसको उन्होंने दूसरे तरीके से भी बांटा है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब कौन सी लायबिलिटी? जो दुकान के अंदर ही अंदर चुकानी, जैसे एम्प्लॉय को देनी है सैलरी, एम्प्लॉय में सैलरी देनी, वो इंटरनल है, क्योंकि दुकान का एम्प्लॉय आपका एम्प्लॉय तो है। तो इंटरनल अगर पे करना है तो वो है इंटरनल लायबिलिटी। जैसे देखो इसमें एग्जांपल लिखा है, इंक्लूड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ऑनर और द बिजनेस, यानी बिजनेसमैन ने, मानो तुमने पापा से पैसा लेके दुकान खोली हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि पापा को पैसा दो कमा के वापस। अभी बात अलग है कि हम नहीं देता लड़का, पर जिम्मेदारी है कि भैया आप कमाओ और रिटर्न, वो है इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है? जो दुकान के बाहर के लोग हैं, जैसे तुम किसी दुकानदार से सामान लाई अपनी दुकान में बेचने के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि उसको पैसा भी दो, फोकट में तो सामान ना देगा वो। बैंक से तुम लोन लियो, बैंक क्या तुम्हारे घर का है? नहीं, बाहर का है, तो वो है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर का,
एक्सटर्नल मतलब बाहर। जब हमको किसी बाहर वाले को पैसा देना है तो वो कौन सी जिम्मेदारी है? एक्सटर्नल। और जब दुकान के अंदर वाले किसी को देना है, इंटरनल। है दोनों लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पैसा देना है। सीधा फंडा, हमको किसी को पैसे देने हैं, इट मीन्स इट इज आवर लायबिलिटी। करेक्ट? आगे बढ़ो। अब इन्होंने एक्सटर्नल में देखो दो पार्ट कर दी, क्रेडिटर ऑफ गुड्स, क्रेडिटर ऑफ लोन। ये दोनों मैंने बता दिया। क्रेडिटर ऑफ गुड्स मतलब तुम सामान लेके आई, अब तुमको पैसा देना है। क्रेडिटर ऑफ लोन, तुम बैंक से लोन लिया, लोन का पैसा देना है, ये लायबिलिटी। ठीक है ना? अब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, मान लो तुमने दुकान ली है किराए पे, तुमको उसको देना किराया, वो भी तुम्हारी लायबिलिटी है। तो है वो अल्टीमेट दो ही, नॉन करेंट और करंट। अब इनमें से जो भी पैसा तुमको 1 साल के अंदर देना है वो करेंट, और इनमें से जो भी पैसा तुमको लंबे समय तक देना है नॉन करेंट। ठीक, ये हो गई करंट लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी। अब आ जाओ, अगला है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है दुकान में रोज कितना पैसा आ रहा है। मतलब किसी चीज को सेल किए हैं तो हमको उससे कितना मिल रहा है, बस। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, बस जो जितने रेंज में हमने उसको बेचा, टोटल जो टोटल आया वो रिवेन्यू। क्या लिखा है देखो, इन अकाउंटिंग रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स। सीधा सीधा कितने का दिन भर में माल बिका, उतने का टोटल है रिवेन्यू। ठीक, 1 लाख का माल बेचा, 1 लाख क्या हो गया रिवेन्यू। एक्सपेंडिचर क्या है? जब हम तो दो चीज होती है, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है एक्सपेंडिचर। ये बात ध्यान से समझना है, दोनों चीजें। 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही चीज है। तुम गई मार्केट में, तुम 20 रुपए की फुल्की खा रहे, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब उस कोल्ड ड्रिंक का या उस फुल्की का या उस चाट का फायदा कल मिलेगा क्या? तो खाया खत्म। तुम मकान में रह रही हो किराए के, तुमने किराया दिया, 1 महीना रही, किराया दिया। अब क्या उसी पैसे पे अगले महीने रह सकती हो? दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस में फ्यूचर रिटर्न नहीं होता, यानी हुआ और खत्म। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, उसका फायदा तुम प्रॉफिट, उसका फ्यूचर में फायदा ले सकते हो। जैसे तुम सोफा ले आई, तुम फ्रिज ले आई, खर्चा यहाँ भी हो रहा है फुल्की खाने में, हाँ, लेकिन खर्चा यहाँ भी हो रहा है फ्रिज लेने में, लेकिन फुल्की का मजा 1 मिनट खत्म। और जो लेंगे उसका यूज हम लॉन्ग टर्म यूज हो सकता है, उससे इनकम भी हो। भाई फ्रिज ला करके दुकान में रख लेंगे तो इनकम चालू हो जाएगी, फ्रिज ला के घर में रखेंगे तो इनकम नहीं होगी, लेकिन वो यूज होगा। तो जब फ्रिज ले रहे हैं दैट इज एक्सपेंडिचर, और जो फुल्की खा रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर मीन्स द मनी एक्सपेंड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। जब लंबे समय के लिए पैसा खर्चा करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा खर्चा करते हैं तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं। अब देखो क्या, द कैश एक्सपेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एनी एसेट, गुड्स और सर्विस, और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और occurrence of liability in treated as expense। मतलब गुड्स खरीदो, एसेट्स खरीदो, सर्विस खरीदो, लंबे समय के लिए पैसा खर्च करोगे तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? इसी की जगह एक्सपेंस लिखा, द कॉस्ट इंक्यूर्ड बाय द बिजनेस विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न रेवेन्यू इज नोन एज। ये हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं।
और ये लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर, अब इसमें एक्सपेंडिचर दो प्रकार के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए खर्च कर रहे हो कि कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी, जैसे प्लांट खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, ये है कैपिटल, यानी पूंजी बन गई। नहीं बोलते हैं मेरे पापा के पास बहुत पूंजी है, पूंजीपति है, सेविंग। हाँ ये खूब पैसा है। वही। अब वो पूंजी किस फॉर्म में हो सकती है, बहुत ज़मीन है मेरे पास, बहुत बिल्डिंग है मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी दुकानें हैं मेरे पास, वो क्या है, कैपिटल, पूंजी है। तो उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, जहाँ से फ्यूचर में लंबे समय में पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हम ऐसी जगह पैसा खर्चा करते हैं जिससे फ्यूचर में इनकम आएगी। जैसे हमने अपनी कंपनी के लिए अमिताभ बच्चन को 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो 10 साल तक अमिताभ बच्चन मेरे प्रोडक्ट का ऐड करेगा, तो उसके ऐड करने से मुझे क्या हो, क्योंकि नॉर्मली मेरा प्रोडक्ट हो सकता है कम बिके, लेकिन अमिताभ बच्चन के ऐड करने की वजह से ज़्यादा बिक सकता, उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनकम क्या है, इनकम बोलो। इनकम जैसे अब आप किसी में जॉब कर रहे हैं, जो हमको सैलरी मिलती है, काम कर रहे हैं, तो हमारी एक तरीके की इनकम होती है। द इंक्रीज इन नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज इनकम। यानी सिंपल सा फंडा है, तुमने जितने का दिन भर में माल बेचा वो क्या है, रेवेन्यू। उसमें से दिन भर जितना खर्चा वो हटा दो, भाई माल बिकेगा तो पैसे तो आएंगे, और दिन भर में खर्चा भी तो होगा कुछ, जितना आया उसमें से खर्चे माइनस कर दो, वो तुम्हारी इनकम। जो प्रॉफिट अलग है, जैसे मान लो मेरे ट्यूशन में 50 बच्चों से जितनी फीस आई वो मेरा रिवेन्यू है। अब उन बच्चों को पढ़ाने में मेरी इंक लग रही है, लाइट लग रही है, ठीक है ना, मार्कर लग रहा है, या मैं प्रोजेक्टर में ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को सामान खरीदना पड़ रहा है, उसका खर्चा लग रहा है, ये क्या है, एक्सपेंस। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, जो बचा वो मेरी इनकम, ठीक है। यानी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस बताई दिया। लॉस क्या है, किसी चीज़ में घाटा को बताओगी कैसे। जैसे अब हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो बाय चांस वो हम कोई शैम्पू कोई बेचे, वो 40 रुपए का है, हम उसको 35 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको 5 रुपये को लॉस हुआ, तो ये घाटा है। करेक्ट एग्जाम्पल है ना, दुकानदार बन के सोचने लगी पूरा। लॉस क्या है, जब हम अपना जितने में खरीद के लाएं और उससे कम में बेचें, तो वो लॉस होता है। गुड्स क्या है, जैसे एक प्रोडक्ट को मतलब कुछ अब हम किसी भी कंपनी से हम कुछ ले रहे हैं अपने मतलब सेल करने के लिए, वो गुड्स होते हैं। ये तुमने सही बात पकड़ा। हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हमारा क्या है, गुड्स, ठीक है ना। अब गुड्स को 5 भाग में बांटा, गुड्स के 5 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा परचेज, हम क्या खरीदेंगे, जो हमको बेचना है वही ना खरीदेंगे, परचेज अभी बताया था। द गुड्स विच वी बाय फॉर सेलिंग या फॉर बिजनेस, वो भी सही है, फॉर बिजनेस इज नोन एज परचेज। सेल्स क्या है, किसी चीज को बेचना, जो हमने खरीदा और फिर हम उसको वो हम किसी को दे रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग। हम किसी को कुछ सामान दें तो सेल नहीं है, जब हमको उससे प्रॉफिट हो तब से। अब मान लो मैं तुमको ये दे दूँ, तुमसे कुछ ना लूँ, ये सेलिंग नहीं है ना भाई, क्योंकि मेरा तो पैसा बच चला गया। कि दान हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, गिफ्ट हो सकता है, पर हमारा इससे प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तुमको ये दिया और 10 रुपए लिया, तो ये फिर सेलिंग, ठीक है ना। गुड्स जा दोनों कंडीशन में रहा है, लेकिन एक कंडीशन में पैसे आ रहे हैं और दूसरे कंडीशन में पैसे नहीं आ रहे, ठीक है ना। सेल हो गया।
परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अगला है परचेज रिटर्न। ये क्या है, इसमें नहीं लिखा परचेज रिटर्न। भाई परचेज को रिटर्न मतलब वापस कर देना, खरीद के लाई, पसंद नहीं आया, फिर रिटर्न करती हूँ। वापस कर दी, उसको बोलेंगे परचेज। परचेज बात समझ में आ गई। सेल रिटर्न, रिटर्न, अब किसी चीज़ को खरीदे सेल रिटर्न, हम किसी चीज़ को बेचे तो वो उसको पसंद नहीं आई है, वो रिटर्न कर दिया तो सेल। ठीक है ना, आराम से ठंडे दिमाग से, कोई जल्दी नहीं। अगला बचा, अगला नाम है स्टॉक। हम जैसे कोई भी चीज़ का स्टॉक रख लेते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ रख लेते हैं उसका स्टॉक कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। तो दूसरी भाषा में बोलेंगे भैया, हम जितना सामान खरीद के लाए उसमें से जितना बिक गया और बाकी जो बच गया वो स्टॉक। उसको बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक। ठीक है ना। अभी स्टॉक को मैं आगे डिटेल करूंगा, फिर स्टॉक के भी 2 टाइप और हर टाइप का 3 टाइप, वो आगे अपन बाद में बात करेंगे। अभी आपके गुड्स के 5 पार्ट हुए, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। ठीक है ना, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और लास्ट है स्टॉक। अब तुम्हारा होमवर्क ये है, ये 13 पॉइंट तक अपन ने पढ़ा है। यहाँ तक सेल्स का। इनको दोबारा आप बुक से पढ़ोगे इन ए बुकिश लैंग्वेज एंड डोंट ट्राई टू राइट इन बुकिश लैंग्वेज। अपनी मतलब लैंग्वेज में ट्राई करो, अपनी लैंग्वेज में जो मेरा समझ में आया हुआ तुमको याद आता है लिख लो। ठीक है ना, और इसमें नंबर नोट कर दो, मैं तुमको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और ये मैं भी यूट्यूब में डाल दूंगा। यूट्यूब का चैनल का लिंक भी तुमको दे दूंगा, तो इससे भी दोबारा पढ़ लो। नेम लिख दो, आज की डेट डाल दो और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो।